हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट। एंड आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे, जिसका मतलब टॉपिक है, जब हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसको अटेम्प्ट करें या ना करें, हम उसको अटेम्प्ट करें या छोड़ दें। वो एक महत्वपूर्ण सवाल क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए बनता है। 200 क्वेश्चन का पेपर, 120 मिनट और कट ऑफ अगर बड़े बड़े एनएलयू में जाना है तो 130 के ऊपर आपको स्कोर चाहिए। ये आपके दिमाग में मोटा मोटा पक्का क्लियर होगा, यस और नो। सो बस अब उसी चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो आपके साथ क्या क्या होता है। पॉसिबली व्हेन यू डोंट नो द आंसर, व्हाट हैपेंस, यू गेट डिप्रेस्ड। ठीक है, या तो आप डिप्रेस होते हैं, या तो कुछ बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि भाई लीव द क्वेश्चन राइट नाउ, एंड में करेंगे, एंड देन देयर आर फ्यू अदर ऑप्शंस। ठीक है, अब मेरा ये मानना है कि इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं फटाफट एक बार बात कर लूं, दैट गेटिंग डिप्रेस्ड इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, आप अगर डिप्रेस हो जाएंगे कोई क्वेश्चन देखकर, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा पेपर एक तरीके से परेशानी में चला जाएगा। आखिरी क्वेश्चन तक आप डिप्रेस नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपको पेन नहीं होना चाहिए। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। यस, क्योंकि अगर आप डिप्रेस हो गए, आगे जाके इजी क्वेश्चंस को भी आप बर्बाद करेंगे। वो आगे वाले क्वेश्चंस जो अच्छे होने वाले थे, उनको हम आज से डिप्रेस होकर बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि आपका आपका जो 2 घंटे का पेपर है, उनमें से अगर एक घंटे का अगर मैं डिवीजन लगाऊं, सो 1 आवर, इस 1 आवर में you should have attempted 100 plus questions. On next 1 hour में you should have attempted some around 70 plus questions. This is how the speed which requires. Okay. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम डिप्रेस हो जाते हैं तो हमारी स्पीड का जो लेवल है वो एकदम बर्बाद हो जाता है, और उसकी वजह से हम पूरी कहानी को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि पेपर कैसा भी हो आपके सामने, ठीक है, आप डिप्रेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपने डिप्रेस हो गए तो आपका गेम खत्म है। तो मेरे मुताबिक तो ये आंसर है नहीं। नंबर 2, लीव द क्वेश्चन एंड मूव अहेड। ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल है। लीव द क्वेश्चन एंड मूव अहेड। तीसरा है लीव द क्वेश्चन नाउ एंड एंड में करेंगे। ठीक है, जनरली जनरली ये वाला जो अप्रोच है, क्योंकि आपकी एग्जाम कम समय की है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है कि अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो आप वापस मुड़ कर इसको करने वाले नहीं है। ठीक है, इसको करने वाले नहीं है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। या तो आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया या आप उसको कर रहे हो। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन छोड़ना और एक से करना, उसके अंदर एक समय नाम का फैक्टर भी आता है, कितना समय लगाना चाहिए। ओके, तो यहां पे आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कॉल्ड सॉफ्ट डेडलाइन and hard deadline. Okay, now what do you mean by soft deadline and hard deadline? तो soft deadline और hard deadline का मतलब क्या है? soft deadline का मतलब कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ न कुछ आपको आता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा और समय लगाना चाहते हो। ठीक है, और हार्ड डेडलाइन ये बोलता है कि भाई आपको आता है, ऐसा लग रहा है, पर एक पर्टिकुलर टाइम में आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब आप उसको छोड़ दो। ठीक है, सो मेरे मुताबिक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए व्हाट इज हार्ड डेडलाइन? हार्ड डेडलाइन वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। ओके, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स, सभी क्वेश्चन के लिए नहीं है, पर इन जनरल 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो ये होता है आपका हार्ड डेडलाइन। सॉफ्ट डेडलाइन कुड बी पॉसिबली 1 मिनट और 1.5 मिनट काइंड ऑफ थिंग। अगर आपका उसमें कुछ काम बन गया तो अच्छी बात है। ओके, अब जो चौथा मुद्दा मैंने यहाँ पे डाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस चौथे मुद्दों को समझने के लिए I'll have to go through very specific part. Let's say I'll have to talk about legal reasoning. So what I'm going to do is I'm going to tell you section wise क्या करें। Okay, legal reasoning के अंदर ये
मेरा जनरल सजेशन है आप सब लोगों के लिए दैट व्हेन यू आर इन ट्रबल विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, लीगल रीजनिंग के अंदर, और अगर वहां पे आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन निकाल दिए और 2 में आप नैरो डाउन है कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, ओके, तो भाई आप एक क्वेश्चन मार्क, आप कोई भी ऑप्शन एक मार्क करें और आगे बढ़े, ओके। ऐसा करना बिल्कुल बराबर है कहां पर लीगल रीजनिंग में, जहां पे आप रीजनिंग दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि वहां पे यस या नो वाला कुछ गणित लगा रहे हैं वहां पे, ओके, ठीक है। तो जब आप कंफ्यूज्ड है, ठीक है, 2 के बीच में पक्का मार्क करें, ठीक है, जब आप कंफ्यूज्ड है पक्का मार्क करें। पर एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, आपको नहीं पता होता है that you are very sure for this particular question or not, और आपने जो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट करे कि नहीं, जो एलिमिनेट करे वो सही है कि नहीं, उसके बारे में आप बहुत श्योर नहीं होते हैं। when you are not very sure, ठीक है, ये आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, तो उस समय पे ये पहला जो मैंने तरीका बताया वो करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द क्वेश्चन। अब आपको पता कैसे चलता है कि आपको वो क्वेश्चन कंफर्टेबल है कि नहीं? बहुत सिंपल सा, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तब आप बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें और चेक करें कि आपको ये क्वेश्चन के बारे में जानकारी थी कि नहीं। आपने जो तुक्का मारा वो तुक्का आपने क्या लॉजिक से मारा था, वो आपको अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके, ये सब गेम इंट्रोस्पेक्शन का है और ये इंट्रोस्पेक्शन से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके। सो लीगल रीजनिंग, when you can narrow down and you are very confident about it, mark 1. If you are not, leave it, okay. Then comes the second part called GK. मेरा मानना है GK में either you know it or you don't know it. Don't apply logic in GK. When you apply logic, there is a good chance that you are going to, you can say, commit something wrong. आपका लॉजिक जब जीके में लगता है, ठीक है, तो आपके कनेक्शंस बहुत गलत जगह लगते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रहे। अगर आपको नॉलेज है मार्क करें, उससे ज्यादा मार्क ना करें। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके जीके के हैं। मेरा मानना है अ गुड स्टूडेंट वुड बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट 35 to 40 करीबन क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करेगा। उसमें उसके तुक्के कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन वुड बी तुक्के, ठीक है, उसके तुक्के होने चाहिए करीबन 3 से 4, एंड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जीके की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। ओवरऑल मैं भी आपको बताऊंगा कि ओवरऑल आप कितने तुक्के एक रफ बना सकते हैं, ठीक है। देन कम्स योर इंग्लिश। इंग्लिश में क्या करना चाहिए भाई? इंग्लिश में एक मजेदार सा कर्व बनता है, ठीक है, कि भाई इस तरीके का एक कर्व बनता है। दिस इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड दिस इज, यू कैन से, एक्यूरेसी, ओके, ठीक है। ये एक आपका कर्व बनता है। At a reasonable number of attempts, your accuracy would be very good, and therefore you should always attempt some reasonable number of questions. Solving less number of questions in English is not a good idea. Okay, solving less number of questions in English is not a good idea. ठीक है, so less number of attempts will not be very useful because वहां पे accuracy का level एकदम बिगड़ जाता है। So ये ध्यान रहे, आपके number of attempts, less number of attempts will not give you good benefit. सो इंग्लिश में एक रीजनेबल नंबर का अटेम्प्ट होना चाहिए। हर पर्सन के मुताबिक वो अलग अलग होगा। अब अगर आपको एनएलयू में जाना है तो भैया सीधा नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको चाहिए 40 में से 38, 40 पूरे के पूरे। दैट इज हाउ इट विल बी नीडेड, ओके, ठीक है। बट एक रीजनेबल नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो आपको चाहिए होगा। और लॉजिकल मैथ्स के अंदर आई थिंक देयर इज नो नीड टू टेक एनी चांस। क्लियर कट आंसर आता है आपके सामने, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। सो डू नॉट मार्क इफ यू डोंट नो द आंसर। यहां पे चांस लेने का कोई मतलब नहीं है। सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल क्या होना चाहिए, तुक्के कितने मार सकते हो? अगर आप तुक्के मार रहे हैं, ठीक है, अगर एग्जाम में, तो कितने मैक्सिमम, जहां पे आप एक चांस ले रहे तो 10-15 से ज्यादा नहीं होगा। ऑब्वियसली सब क्वेश्चन में आप चांस नहीं लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में चांस लेते हैं और चांस लेना पड़ता है। मैं भी समझता हूं उस बात को, तो भैया आप ले, पर कितना ले? दैट इज 10 से 15। रिमेंबर अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके अटेम्प्ट 150 के ऊपर है
then you have to be extra cautious for negative marking, and therefore you have to control all your urges of attempting more and more. In fact, वो आपको बर्बाद कर सकता है, ठीक है। सो आपको ज्यादा नहीं करना चाहिए अगर आपके अटेम्प्ट 150 160 के ऊपर है। पर अगर आपके अटेम्प्ट 120 के नीचे है, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं दैट 120 के करीब में अगर मेरे अटेम्प्ट है और मेरा एक्यूरेसी का लेवल अप्रोक्सीमेटली 80% है, सो आई एम गेटिंग अराउंड 96 क्वेश्चंस राइट, इसके रेंज में मैं काम कर रहा हूं। इफ आई एम एट 96, इतना पक्का है कि मेरा यहां कहीं होने वाला नहीं है, एंड देयरफॉर क्योंकि कट ऑफ चाहिए मुझे 130 के आजू बाजू, एंड देयरफॉर अगर मुझे चांस लेना है कि नहीं लेना है वो आपके हाथ में। मेरा मानना है ले सकते हैं, क्योंकि वैसे भी 96 आए या 20 मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होना कुछ नहीं है। यस और नो, ठीक है, मतलब एनएलयू में एडमिशन नहीं होना है, दूसरी कुछ कॉलेजेस में हो सकता है, ठीक है। हम बात करें एनएलयू के एडमिशन के बारे में, 96 लाए, 100 लाए और 20 लाए, ज्यादातर फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड therefore it is a good idea to attempt more, and you can possibly take chance, but it is all up to you to do this or not. But मेरा मानना था कैसा डिस्कशन होना चाहिए, आपको क्या लगा, आपको क्या समझ आया इसके ऊपर से, और आपके कोई विचार है, आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, so that we can develop a healthy understanding about this particular aspect. Okay, chaliye, great. So with this I'm closing this, but do not miss out to take all this content from protalentdigital.com. protalentdigital.com is the only source for your complete CLAT preparation. Okay, thank you very much and all the best.